नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। यह सम्मेलन नीति आयोग, सेतु आयोग और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने को लेकर है। किस तरह कृषि, पर्यटन और उत्तराखंड की भूमि में होने वाली वनस्पतियों को जरिया बनाकर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें, इसको लेकर कार्यक्रम में चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश और प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी शिरकत की। इस कार्यशाला में जो मंथन होगा उससे बहुत व्यवहारिक चीजें निकल कर आएंगी और हमें किन सेक्टरों में अपने युवाओं को और अधिक प्रशिक्षण देना है जिससे कि वो अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकें, आने वाले समय में उनका जीवन अच्छा हो सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था, उसके खोलने का उद्देश्य यही था, उसको धरातल पर उतारकर अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ना। और केवल रोजगार से जोड़ना ही नहीं, आने वाले समय में वो केवल रोजगार खोजने वाले न बने, रोजगार देने वाले बने। इस प्रकार के प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम हैं, इस प्रकार की जो कार्यशालाएं हैं, वो इस दिशा में कार्य करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का, नीति आयोग और सेतु विभाग के समस्त अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जो महत्वपूर्ण चीज है उत्तराखंड के लिए कि स्किल कैसे डेवलप किया जाए और एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाए, उस पर कार्यशाला यहाँ रखी गई है। और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि अगर 2014 के बाद इस देश में स्किल के ऊपर चर्चा होनी शुरू हुई तो उसका इनिशिएटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। जब उन्होंने स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की बात कही, और उन्होंने स्किल डेवलपमेंट विभाग एक अलग से बनाया ताकि देश के युवाओं को शिक्षित कर सकें, स्किल कर सकें और उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा सकें उनके लिए। इस कार्यशाला से समस्त क्षेत्रों से यहाँ पर एक्सपर्ट्स आए हैं। जब यहाँ पर वो बैठेंगे, चर्चाएं होंगी तो कुछ नीतियां बनेगी। कोई भी चीज बिना नीति की नहीं हो सकती, और अच्छी नीति बना के जिस तरीके से पिछले 3 साल में पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में बच्चों को स्किल किया गया है, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी गई है, उत्तराखंड को एम्प्लॉयमेंट में आगे बढ़ाया गया है, उसी तरीके से नई नीतियां बना के हम जो भी यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा उसको अडॉप्ट करेंगे और बच्चों को स्किल करने के लिए और उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए पॉलिसीज बनाएंगे। चुनाव होने हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा में केदार धाम स्थित है और प्रधानमंत्री की प्रेरणा से उनके नेतृत्व में लगभग 2000 करोड़ से अधिक धनराशि से केदारनाथ धाम में दिव्य केदारनाथ और भव्य केदारनाथ का काम हो रहा है। पिछले समय जो आपदा आई थी उसके बाद से 750 करोड़ की जो योजनाएं थी वह धरातल पर उतर रही हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि केदारनाथ धाम में विकास के काम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और वहां के लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि ये सारा का सारा काम 2014 के बाद से प्रारंभ हुआ और ये विकास के कार्य केदारनाथ धाम में सुचारू चलते रहे। उसके लिए लोगों ने ये मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को केदारनाथ उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल कराएंगे। केदारनाथ विधानसभा में श्री केदार धाम स्थित है और हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से श्री केदार धाम दिव्य केदार और भव्य केदार बन रहा है। अनेक चरणों में काम हो रहा है। पूरे केदारनाथ विधानसभा में अनेक विकासों के काम चल रहे हैं और पिछले समय जो आपदा आई थी उसके बाद 750 करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं वहाँ के लिए स्वीकृत हुई, धरातल पर उतर रही हैं। अनवरत रूप से केदार धाम और श्री केदारनाथ विधानसभा का विकास कार्य आगे बढ़ रहा है। वहाँ के लोग भली भांति जानते हैं कि ये सारा का सारा काम 2014 के बाद प्रारंभ हुआ, विकास अनवरत रूप से चले, इसलिए वहाँ के लोग, मैं केदारनाथ विधानसभा के अंदर अनेक स्थानों पर गया हूँ, हजारों लोगों से, माताओं बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, नौजवानों से मिलने का अवसर प्रदान हुआ और उनका समर्थन, उनका सहयोग, आशीर्वाद देखकर मैं कह सकता हूँ कि श्री केदारनाथ विधानसभा चुनाव का जो जीत होगी वो ऐतिहासिक जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और विकास का काम अनवरत रूप से तेज गति से आगे बढ़ेगा। ये चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्राइवेट कंपनियां भी उत्तराखंड में आकर अपने हॉस्पिटल खोलकर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए योगदान दे रही हैं।
वहीं अब राजधानी देहरादून में आरजी अस्पताल भारत की सबसे बड़ी यूरोलॉजी और लेप्रोस्कोपी हॉस्पिटल चेन देहरादून में भी अपनी सेवाएं देती हुई नजर आएगी। आरजी हॉस्पिटल का शुभारंभ करने के लिए आज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने आरजी अस्पताल प्रबंधन को शुभकामनाएं दी और रिबन काटकर आरजी हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। वहीं निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार गंभीर है। वहीं हॉस्पिटल के प्रबंधक ने बताया कि उत्तराखंड के अंदर ये उनकी 18वीं ब्रांच है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज जो हमारे यहाँ पे नया हॉस्पिटल खुला है आरजी हॉस्पिटल के नाम से, उनको मैनेजमेंट को बधाई दे रहा हूँ कि आप लोगों के पूरे देश में 17 हॉस्पिटल अभी तक थे, अभी 18 हॉस्पिटल हो गया है। और मुझे लगता है कि देहरादून के लिए एक अच्छी शुरुआत है कि एक अच्छा हॉस्पिटल और हमारे प्रदेश में आ गया है। हमने अपने प्रदेश में 3 बेसिक चीज़ें की हैं। एक तो पर्वतीय क्षेत्र में जो हमारी 108 सेवाएं है, वो मरीज को 22 मिनट तक हॉस्पिटल तक उसको अनिवार्य रूप से पहुंचाना है, क्योंकि कई ब्लॉकों में ये था कि दूरी बहुत थी हॉस्पिटल की, तो वहाँ हमने 2-2, 3-3 एम्बुलेंस अब लगाई है। अगर 22 मिनट में नहीं पहुँचेगी तो 3 गुना उन पर फाइन डाला जाएगा। शहरी क्षेत्रों में ये जो टाइम है वो 15 से 16 मिनट है कि 15 मिनट में उनको जो है हॉस्पिटल तक मैक्सिमम पहुंचाना है। हमारे राज्य में अब एयर एम्बुलेंस सेवा भी शुरू हो गई है। और बड़ी बात यह है कि मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब 70 साल से ऊपर के लोगों का 5 लाख रुपए तक का इलाज अब निःशुल्क हो जाएगा। उनके आजकल अब आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। मैंने सभी माननीय विधायक लोगों से भी निवेदन किया है, प्रेस के लोगों से भी निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने माध्यम से जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको आप प्रेरित करिए कि आयुष्मान कार्ड जरूर दें। देखिए, हमारे उत्तराखंड में स्वास्थ्य जो है के प्रति लोग भी जागरूक हैं और स्वास्थ्य के लिए आरजी स्टोन के द्वारा यहाँ पर ये हॉस्पिटल का शुभारंभ हो रहा है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। और आरजी स्टोन के बारे में जो हमने पढ़ा है और सुना है, इनके पूरे देश भर में 18 इनकी ब्रांचें हैं, एक पूरी चेन है और इनको जो है गिनीज बुक में भी इनका जो है नाम है और स्टोन के मामले में जो है इनकी स्पेशलिस्ट भी है। तो मैं अपनी ओर से इनको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और इनसे अनुरोध भी करता हूँ कि हर आदमी जो है पैसा खर्च नहीं कर सकता। आयुष्मान के द्वारा भी यहाँ इनको जनता को लाभ मिलना चाहिए। और आयुष्मान के द्वारा कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास जो है पैसा नहीं होता, उनकी भी ये मदद करेंगे ऐसा। काशीपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। नशा तस्कर को अवैध नशा स्मैक की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया गया। नशा तस्कर से बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है, जिससे नशे के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पूर्व में भी कई बार नशे की तस्करी में जेल जा चुका है, जो बरेली से नशे की खेप लाकर यहां काशीपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में बेचने का काम करता है। के दौरान काशीपुर पुलिस और एसओजी की मदद से एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम मोहसिन है और इससे 306 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए के करीब है। इसकी पूर्व में भी कई जगह से सूचना प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश के थानों से जो शेयर होती हैं सूचनाएं, उसमें भी इसका नाम प्रकाश में आया था, परंतु यह बहुत दिनों से स्मैक का व्यापार गुप्त रूप से करता था और बरेली से स्मैक ले आता था। बरेली से जिस व्यक्ति से, जिस अपराधी से ये स्मैक ले आता था, उसकी भी सूचना प्राप्त हुई है। जल्दी उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। मेरी तरफ से एसओजी टीम और काशीपुर पुलिस को, जिसने इस बड़े तस्कर को गिरफ्तार किया, 2500 रुपये के इनाम की घोषणा की जाती है। जो भी नशे के व्यापार करने वाले तस्कर हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जो व्यक्ति इन व्यापारियों से
मदद करता है इस डिस्ट्रिक्ट में या वो खरीदने में मदद करता है बरेली के व्यापारियों से, उन्हें भी आइडेंटिफाई किया जा चुका है। तेज रफ्तार वाहनों और ओवरलोडिंग वाहनों से लगातार हरिद्वार जिले के अंदर दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसकी गंभीरता को देखते हुए पुलिस परिवहन विभाग द्वारा लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। आज बहादुराबाद मंगलोर हाईवे पर परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। परिवहन विभाग के TSE राकेश थपलियाल ने बताया कि आज सुबह से ही चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही यातायात नियमों के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ओवरलोड, बिना सीट बेल्ट और बिना हेलमेट के लगभग 15 से 20 चालान किए गए हैं। लगातार इधर चेकिंग करते हैं और हम चाहते हैं कि हर आदमी जो है, चाहे टू व्हीलर वाला जो है हेलमेट पहन के चले, फोर व्हीलर जो चलते हैं वो सीट बेल्ट पहन के चलें, और जो बसें हैं या टैक्सी मैक्सी हैं वो ओवरलोड सवारी ना बैठाएं, अपने पूरे कागजात सही ढंग से रखें ताकि वो चालान की प्रक्रिया से बच सकें। और नहीं तो हम, आपको पता है, चालान करते हैं अगर जो भी गलत काम करता। स्पष्ट आदेश है कि सड़क ये जो घटनाएं घट रही हैं सड़कों में, उनको रोकने के लिए परिवहन विभाग लगातार तत्पर है और हमारी पूरी टीम है, ये RTO साहब, हमारे जितने भी अन्य अधिकारी हैं, सब जो है सड़कों में दिन रात चेकिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, और परिवहन विभाग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। इनके लिए हम बिल्कुल उनके हमारे RTO साहब सघन चेकिंग अभियान चला रखा। उन्होंने कई गाड़ियों को, कई डंपर को उन्होंने बंद कर दिया है, ट्रकों को बंद कर दिया, ओवरलोडिंग में बसें बंद हुई हैं। हम लगे हैं, सारी टीमें हमारी काम कर रही हैं इसमें। अभी तक हमारे जो है हो गए होंगे 20 चालान लगभग। हमने अभी बसों के किए, प्राइवेट गाड़ी के किए, टैक्सी के किए हैं, ये क्या कहते हैं, आप देख रहे हैं ये टू व्हीलर जो बिना हेलमेट के हैं उनके किए हैं। हाँ, हाईवे पे तो बाइक स्क्वाड को, मोटरसाइकिल को रोकना बड़ा कठिन है, लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है इसमें। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि निर्माणाधीन बल्लभपुर पांवटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य पड़ने वाले ग्राम प्रतीतपुर, बांसोवाला, मोदनीपुर, बद्रीपुर, धर्मावाला, सभावाला, माजरी आदि तमाम ग्रामों के किसानों के लिए ये राष्ट्रीय राजमार्ग अप्रोच रोड सर्विस लेन प्रस्तावित ना होने की वजह से ही जी का जंजाल बन रहा है। खासतौर पर यहाँ अंडरपास बनाए जा रहे हैं, वहाँ ज़मीन सतह से काफ़ी ऊंची होने के कारण किसानों को खेतों तक जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने इस मामले में किसानों का ध्यान रखने की मांग की है। द्वारा बल्लभपुर पांवटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कराया जा रहा है, और उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो किसानों की जो अप्रोच है, रोड है और जो सर्विस लेन उसको लेकर के। दरअसल जो ये रोड बन रहा है ये एक तरह से मिनी एलिवेटेड रोड है, क्योंकि इसमें अधिकांश जो अंडरपास बन रहे हैं, MNB मिनी ब्रिज जो बन रहे हैं, उसके आसपास कई दूर तक उसकी जो सतह है सड़क की वो बहुत ऊपर जा रही है, और उससे जो किसानों की जो कनेक्टिविटी है उनके खेतों को लेकर के आज समस्या ये हो रही कि किसान अपने खेत में कैसे जाएगा, और तमाम जो कृषि यंत्र, चाहे वो ट्रैक्टर ट्रॉली हो, घोड़ा बुग्गी हो, उसके जाने के लिए कोई रास्ता मैं समझता हूँ प्रावधानित नहीं किया गया है DPR में, ऐसा हमें संभावना है, और उसको लेकर के भी किसान परेशान है। हमारा यह है कि NHAI को ये जो किसानों की शंका है उसको दूर करना चाहिए, और जो ये परेशानी आने वाली है भविष्य में, क्योंकि अगर किसान के पास रास्ता नहीं होगा, अप्रोच रोड नहीं होगी, तो निश्चित तौर पे किसान का तो भविष्य अंधकार में हो जाएगा, इवन पैदल जाने तक का भी रास्ता नहीं बचेगा। तो इस मामले को लेकर के जनसंघर्ष मोर्चा बहुत जल्दी हम उत्तराखंड सरकार से भी इसमें बात करेंगे, जो NHAI के अधिकारी हैं उनसे भी हम उनको अवगत कराएंगे कि ये मामला प्राथमिकता पर सुलझाया जाए, कि हमारा जो किसान है उसका शोषण ना हो, वो पीछे ना, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा उस रोड पे काजवे हैं, और उन काजवे की वजह से अंडरपास बनेंगे तो निश्चित तौर पे कई मीटरों तक सड़क काफ़ी ऊपर उठेगी, इससे उनका शोषण होगा, उनके हित प्रभावित होंगे। इस मामले को लेकर के हम बहुत जल्दी किसानों को न्याय दिलाएंगे, चाहे हमें कहीं भी जाना। विकासनगर में पुलिस के द्वारा निगरानी के लिए कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि 14 कैमरे विकासनगर क्षेत्र में लगने हैं।
वहीं आपको बता दें कि बाबूगढ़ में कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसी दौरान दुकानदार और पुलिस के बीच बहस शुरू हो गई। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और मामले को सुलझाया गया। जो ये कह रहा हूँ, ये जो कैमरे लग रहे हैं ये हमारी नगर की सुरक्षा के लिए लग रहे हैं और आम नागरिकों की जो चोरियां होती हैं, जो दुकानों में चोरियां होती हैं, उनको देख रेख के लिए भाई तीसरी आंख है हमारी। तो सिंपल सी बात है, अगर ये हमारी गवर्नमेंट का काम है यार, गवर्नमेंट लगवा रही है। अगर ये इसमें अगर ये लोग दुकानदार कोई अगर सहायता नहीं करे तो ये गलत है। सर, दुकानदारों ने ऐसा क्यों कहा जो पुलिस प्रशासन का तू में भी, और आप भी गए थे फिर? वो देखो, उस टाइम तक उसको शायद कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी हमने उसको समझाया तो वो लास्ट में समझ गया कि ये, अब वो सोच रहा था कि मेरी जब लास्ट में बात हुई तो कि पर्सनल कैमरे लग रहे हैं। मैं कि पर्सनल कैमरे लग रहे भाई, ये पुलिस प्रशासन के लिए कैमरे लग रहे हैं, तीसरी आंख के लिए कैमरे लग रहे हैं, जिसमें नगर की सुरक्षा के लिए ही लग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन गलत कर रही है कहीं? नहीं, पुलिस प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रही है और ये हमारे माननीय विधायक जी ने इन 14 कैमरे के लिए इनको पेमेंट भी दिलवाई है। तो ये हमारे नगर की सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया काम हो रहा है। सर, आप बता रहे 14 कैमरे लग रहे, कहाँ लग रहे हैं 14 कैमरे? देखिए, इतना मुझे ये नहीं पता कि कहाँ लग रहे, लेकिन 14 कैमरों के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया। हल्द्वानी के जीटी परिसर में छात्रों की सुरक्षा और भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। जीटी के क्लासरूम के ठीक सामने पावर हाउस बनाने की योजना चल रही है। इस परियोजना से छात्रों को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बरसात के दिनों में पावर हाउस से करंट फैलने का बड़ा खतरा है, जिससे छात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, पावर हाउस के निर्माण के कारण छात्रों के खेलने के मैदान और परिसर के आने जाने का मुख्य रास्ता भी बाधित हो जाएगा। हमारे प्रिंसिपल सर ने ये सोचना चाहिए था कि बच्चों के लिए और इससे अच्छा क्या करा जा सके, कि यहाँ पे इसके बदले आईटीआई की तरफ से कुछ अच्छा बने, जिससे हम देखें और कुछ सीखें। इस वजह से कुछ अच्छा सोचना चाहिए और इस जगह को खाली ही रखना चाहिए। इससे हमें थोड़ा खुला मैदान मिलेगा, जिससे हमें अपनी गाड़ी और कुछ और बच्चों के लिए खेलने की जगह मिलेगी। तो जो प्रिंसिपल द्वारा कहा जा रहा है कि अगर इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन और डीएम की रहेगी, क्या इतना ये उनका कहना सही था? सर, ये गलत है। जो प्रिंसिपल और डीएम सर की गलती है कि इस जगह पे ये पावर हाउस बनाया जा रहा है। जो पावर हाउस बनाने के जिसने दिया है, सबसे पहले उसी को होनी चाहिए। सर, उसने किस सोच के जैसे पावर हाउस क्यों बनाने दिया? चाहे बच्चे हैं, आईटीआई है, और ये 3 लोग जैसे आईटीआई छात्र पढ़ रहे हैं, उनको कुछ नुकसान हो जाएगा, उसका जिम्मेदारी कौन होगा? सर, जो ऑर्डर दे रहा है, जैसे प्रिंसिपल की भी होनी चाहिए। सर ने ऑर्डर दिया है यहाँ बनाने के लिए, सर ने ऑर्डर पहले देना नहीं चाहिए। सर, ये क्लासे है, पार्किंग के लिए आते जाते लोग हैं, बाई चांस कोई दुर्घटना हो जाती है, वो किसके ऊपर हो सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया कि मैंने कहा जो भी कार्रवाई हो रही है वो डीएम साहब के निर्देशन में हो रही है और शासन के गाइडलाइन में हो रही है, और मेरी तरफ से इसमें कोई बचने की कोई ऐसी बात ही नहीं। हमारी जिम्मेवारी सुरक्षा मानकों को लेकर है, जो कि सुरक्षा मानक जो है वो फॉलो किए जाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम प्रवीण कुमार धारीवाल। सोमवार को देर सायं अचानक सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण पहुंचे थे। मंगलवार सुबह उनके द्वारा भराड़ीसैंण में प्रातःकाल भ्रमण के दौरान विधानसभा भराड़ीसैंण में जिलाधिकारी चमोली सहित अन्य अधिकारियों से बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत संचालित विकास कार्यों, इस वर्ष की यात्रा व जनपद चमोली से संबंधित अन्य विकास व जन कल्याण के कार्यों के विषय में जानकारी ली। अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देश दिए। वहीं स्थानीय सारकोट गांव पहुंचकर ग्रामीणों से मिले और उनकी समस्याएं सुनी। केदारनाथ उपचुनाव की तैयारियों के चलते निर्वाचन विभाग द्वारा उपचुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान शराब और नकदी के अवैध प्रलोभन को रोकने के लिए एक्शन मोड पर कार्य कर रहा है। इस बात पर उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि जनपद स्तर पर 10 स्टैटिक टीम को तैनात किया गया है, जो 24 घंटे काम करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 8 फ्लाइंग स्क्वाड भी 24 घंटे तैनात रहेंगी और शराब के प्रलोभन के लिए मॉनिटरिंग टीम भी तैनात की जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सही ढंग से निर्वाचन की कार्रवाई को संपन्न कराने के लिए जनपद स्तर पे 10 स्टैटिक सर्वेलांस टीम तैनात किया गया है, जो 24 घंटे कार्य करेंगे। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड का संख्या भी 8 निर्धारित किया गया है, इनको भी 24 घंटे के लिए तैनात किया जाएगा। साथ में लिकर के सेल्स को देखने के लिए लिकर मॉनिटरिंग टीम भी तैनात किया जाएगा और जो अतिरिक्त व्यय खर्चे के लिए जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी
जो है जनपद में तैनात किए गए हैं, जो भी सभी कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण कर रहे हैं। हाल ही में अल्मोड़ा के मारचूला में हुए भीषण सड़क हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद ऐसे हादसे दोबारा ना हो, इसके लिए परिवहन विभाग एक्शन मोड में कार्य कर रहा है। उत्तराखंड के उप परिवहन आयुक्त राजीव कुमार मेहरा ने कहा कि इस दुर्घटना की जांच के लिए उनके साथ लीड एजेंसी को टीम दुर्घटनास्थल पर गई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस मार्ग के साथ क्षतिग्रस्त हुई बस का भी निरीक्षण किया और अब इसका विश्लेषण करके भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं के बचाव के लिए रिपोर्ट तैयार करेंगे। देखिए, जो मरचूला की जो दुर्घटना बड़े दुखद घटना है और इसमें 36 लोगों की जान इसमें गई है जो है, तो इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से एक लीड एजेंसी वहाँ गई थी। उसमें मैं गया था और साथ में हमारे जो सहायक निर्देशक परिवहन हैं, सहायक निर्देशक आपके जो है लोक निर्माण विभाग के हैं और सहायक निर्देशक हमारे जो है पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, वो सभी लोग वहाँ पर गए थे और हमने वहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण किया। हमने वाहन का भी निरीक्षण किया, जो सड़क की स्थिति है उसका भी निरीक्षण किया। अब निरीक्षण करने के बाद हम सारे जो इसके डाटा है उसका सम्यक विश्लेषण कर रहे हैं और सम्यक विश्लेषण करने के बाद ही हम ये जान पाएंगे कि दुर्घटना का वास्तविक कारण क्या है और भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो, उसके लिए हम क्या प्रयास। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। काशीपुर में कांग्रेस द्वारा श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर उनको नमन कर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि भारतीय राजनीति के इतिहास में इंदिरा गांधी को विशेष रूप से याद रखा जाता है। उनकी महानता इतनी थी कि विपक्ष के नेता होते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा का अवतार की संज्ञा दी थी। एक तेज तरार, त्वरित, निर्णायक क्षमता और लोकप्रियता ने इंदिरा गांधी को देश और दुनिया की सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। आज महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ हमारे नवचेतना कांग्रेस भवन के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती मनाई जा रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी के रूप में जाना जाता था और उन्होंने देश नहीं बल्कि विदेश में भी जो अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, वो एक सराहनीय कार्य था। और आज हमारे देश के अंदर जो भी कुछ हो रहा है या है, आज उन्हीं का देन है कि जो हमारा देश इतनी आगे गति से बढ़ रहा है। और आने वाले समय में हम यही चाहेंगे कि जो भी हमारे देश के नेता हों, वो उन्हीं के जिस तरीके से उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया, वो भी उसी तरीके से देश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गांधी परिवार एक ऐसा परिवार रहा है जिन्होंने देश के अंदर बलिदान दिया है और देश के अंदर आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आज हम उस परिवार को नमन करते हैं और हम बार बार श्रद्धापूर्वक से जयंती मना करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर ऐसे ही नेता हों जो देश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। जो गरीबी थी वो खत्म करने का नारा उन्होंने दिया, गरीबी हटाओ। किस तरह से उन्होंने देश को उस समय ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ाया, किस तरह से रशिया के साथ उन्होंने संधि करके ऐसे ऐसे हथियार लिए। तो ये सब हमारे लिए एक प्रेरणादायक विषय है। और खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए।